जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के जीके के 7th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 20 में से 20 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्रों का नाम बताइए। तो पश्चिमी तट के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो भारत का दक्षिणी नक्शा बना लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा, मान लीजिए, भारत का दक्षिणी नक्शा। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा के तट को क्या कहते हैं? तो इसके तट को कहते हैं कोंकण तट। इनके तट को क्या कहते हैं? इनको तटों को कहते हैं कोंकण तट। यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे कौन हो जाएगा? कर्नाटक। और कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? कर्नाटक के तट को कहेंगे कन्नड़ तट। कन्नड़ तट किसके तट को कहेंगे? कर्नाटक के तट को। यहाँ पे कौन हो जाएगा? केरल। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहेंगे मालाबार तट। यहाँ पे देख सकते हो, केरल के तट को क्या कहेंगे? मालाबार तट। और यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के तट को क्या कहेंगे? तमिलनाडु के तट को कहेंगे कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के तट को क्या कहेंगे? तमिलनाडु के तट को कहेंगे कोरोमंडल तट। और इससे ऊपर कौन हो जाएगा? इससे ऊपर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इससे ऊपर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहेंगे? तो आंध्र प्रदेश के तट को कहेंगे उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहेंगे? उत्तरी सरकार तट कहेंगे। इससे ऊपर कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इससे ऊपर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा के तट को क्या कहेंगे? उत्कल तट। उत्कल तट कहेंगे उड़ीसा के तट को। इससे ऊपर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहेंगे? बैगा। बैगा कहेंगे पश्चिम बंगाल के तट को। तो हमसे पूछा है पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे मालाबार तट। तो मालाबार तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल गजट है जो भारत का पहला समाचार पत्र होता है। और इसकी भाषा कौन सी होती है? इसकी भाषा होती है अंग्रेजी या इंग्लिश। इसकी भाषा होती है, आपको इसे याद रखना है। इंग्लिश भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। कब कब इसकी स्थापना होती है? 1780 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो JK 21 के संस्थापक होते हैं। JK 21 के संस्थापक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन दो तीन क्वेश्चन को याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। कब कब इसकी स्थापना होती है? 1780 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो JK 21 के संस्थापक थे। और इसकी भाषा कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी भाषा अंग्रेजी थी या इंग्लिश इसकी भाषा थी। अब बात करते हैं भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश से ज़्यादा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा उद्दंत मार्तंड। तो उद्दंत मार्तंड भारत का पहला समाचार पत्र हो जाएगा। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? 1824 में ये प्रसारित होता है। और इसके संस्थापक होते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित पंडित जुगल जुगल पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संस्थापक होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। और भारत का पहला इंग्लिश समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बंगाल गजट। इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपसे 1 से 2 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। आपको मैप के बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए। जैसे भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ। इनके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। भारत के आसपास की नॉलेज आपको फुल होनी चाहिए। किस राज्य की राजधानी क्या है, इससे रिलेटेड 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और बेसिक में आपको पहले से पढ़ा दूंगा। तो भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो मान लीजिए ये हो जाएगा भारत। यहाँ पे मैं एक छोटा सा नक्शा भारत को बना लेता हूँ। जैसे ही हो जाएगा भारत, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भूटान। यहाँ पे भूटान हो जाएगा। तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के नीचे कौन हो जाएगा? यहाँ से पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करेगा इसके साथ। तो सी, और यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ में असम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य सीमा साझा करेंगे इसके साथ? 4 राज्य सीमा साझा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की बात करें, यहाँ पे म्यांमार हो जाएगी। तो जहाँ म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करेंगे? तो म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करेंगे? पहला अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के नीचे हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और और बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं 5 राज्य। वो कौन कौन से हो जाएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और आपको वैसे बेसिक डिटेल होनी चाहिए मैप की, एक मैप खरीद लेना और उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेना, आप आराम से क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकरे जलडमरू मध्य द्वारा अलग होती है, जो किसकी और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है? तो सबसे पहले बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जिब्राल्टर जल संधि किस किस के मध्य है? तो ये हो जाएगी, ये किस किस को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है भूमध्य सागर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं बेरिंग जल संधि की। बेरिंग जल संधि आपको याद होगी, मैंने भी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाई थी कि बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है। तो ये प्रशांत महासागर को, तो ये प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल संधि। और किस किस को अलग करती है? ये रूस को अलास्का से अलग अलग करती है। रूस को अलास्का से अलग करती है, रूस को अलास्का से अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। पाक जल डमरू की बात करें तो पार्क नहीं होते, पाक जल डमरू, पार्क या पाक जल डमरू की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी, भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। यहाँ भारत और श्रीलंका को अलग करती है और ये पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मलक्का जल संधि की बात करें, मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की बात करें, यह प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग करती है। पाक जल डमरू की बात करें तो यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है और पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। मलक्का जल संधि की बात करें तो यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। तो उन 4 क्वेश्चन को आप सामने हो जाएंगे। तो हमसे पूछा मन्नार की खाड़ी और जो हो जाएगा पाक जलडमरू, या मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के मध्य हो जाएगी और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो प्रायद्वीपीय की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप कहते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हो जाएगा? भारत का दक्षिणी भाग। भारत का दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुड़ी हिल्स पर है, अनाईमुड़ी हिल्स पर है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी भारत की सेकंड सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी हो जाएगी। और कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड कहाँ आता है? उत्तर भारत में आता है, जी दक्षिण भारत में नहीं आता है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है और भारत की सेकंड सबसे हाईएस्ट चोटी हो जाएगी। अब वो कंचनजंगा भारत की सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी हो जाएगी, कंचनजंगा सिक्किम में। तो दो दो बेटा की बात करते हैं। दो दो बेटा ये कहाँ पर है? तो दो दो बेटा हो जाएगी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी दो दो बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है? तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। 2015 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ होती है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा गुरुग्राम, भारत में। गुड़गांव भारत में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर।
इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ये एकमात्र ऐसा गठबंधन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। एकमात्र ऐसा गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसका 107वां सदस्य है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है? तो वो बना है मालदोवा। मालदोवा इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। टोटल इसमें कितने मेंबर हैं? टोटल 107 मेंबर हैं। और 107 मेंबर कौन सा बना है? वो बना है मालदोवा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा में, यहाँ भारत में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में इसकी स्थापना होती है। 107 इसमें सदस्य हैं। 107वां सदस्य मालदोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1940 में हो जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संविधान सभा की बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा को बनने में टोटल समय कितना लगता है? तो संविधान सभा को टोटल बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगता है संविधान सभा को बनने में। अब बात करते हैं इसकी प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक होती है। इसमें क्या होता है? डॉक्टर जे बी कृपलानी की सिफारिश पर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन जब इसकी सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को जब इसकी सेकंड बैठक होती है, तो राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर क्या होता है? 13 दिसंबर 1940 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, जो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया जाता है? तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है प्रस्तावना के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये विषय है और इसके तथ्य दिए हुए हैं। तो इसका गठन कब होता है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन होता है। 1940 में इसका गठन होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन होता है, 1940 में होता है। इसकी प्रथम बैठक कब होती है? मैंने अभी आपके लिए बताया था। 9 दिसंबर 1940 को इसकी प्रथम बैठक होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? जीवी कृपलानी की सिफारिश पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके स्थायी अध्यक्ष की बात करें, इसका स्थायी अध्यक्ष कब बनता है? 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर, यहाँ इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें? कुल सदस्य 389 इसमें कुल सदस्य होते हैं। और यहाँ पे लिखा है 299। आप आपको दिख रहा होगा 299। ये 299 बाद में 299 सदस्य हो जाते हैं। और ये कब होते हैं? तो भारत पाकिस्तान जब अलग राज्य बन जाते हैं, भारत पाकिस्तान जब अलग अलग देश बन जाते हैं, तो इसके सदस्य खुद पाकिस्तान में चले जाते हैं और इसके कुल सदस्य कितने रह जाते हैं? तो 299 इसके कुल सदस्य रह जाते हैं। भारतीय संविधान में महिलाएं कितनी की? 15 भारतीय महिलाएं थी संविधान सभा में। उसका पूरा ये बन के कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो जाता है। और लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है संविधान सभा से। तो इन्हों को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और कितना समय लगा संविधान को बनने में? मैंने अभी आपके लिए बताया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस में है? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल 155 की। आर्टिकल 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है आर्टिकल 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में हो जाएगी। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्टिकल 157 की बात करें, 157 क्या है? तो 157 हो जाएगी राज्यपाल की योग्यता है। राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में हो जाएंगी? वो हो जाएंगी आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 161 की बात करें तो इसमें हो जाएंगी राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियाँ, राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियाँ, लेकिन ये मृत्युदंड को
समाधान नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। और आर्टिकल 72 की बात करें तो आर्टिकल 72 में हो जाएगी राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। ये राष्ट्रपति होता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमसे पूछा है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किसमें हो जाएगा, आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत का पहला कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था। तो भारत का पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में, किसके काल में प्रस्तावित होता है, तो वो होता है रिपन के काल में। तो ये लॉर्ड फोर क्वेश्चन होता है, इनको हटाओ पहले यहाँ से। तो वो होता है रिपन के कार्यकाल में प्रस्तावित होता है भारत का पहला कारखाना अधिनियम। तो रिपन के काल को क्या कहते हैं, भारतीय समाज का उद्धारक भी कहते हैं रिपन को। रिपन को क्या कहते हैं, भारतीय समाज का उद्धारक भी कहते हैं। रिपन को आपको याद रखना है। इनके समय क्या होता है, 1883 में हिल्बर्ट बिल आता है, 1881 में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आता है। और भारतीय स्वशासन का जनक भी किसे कहते हैं, भारतीय स्वशासन का जनक रिपन को कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक भी कहा गया है। कैनिंग की बात करें तो प्रथम व्यास राय कौन बनता है, कैनिंग प्रथम व्यास राय बनता है। और 1857 के समय अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा कैनिंग। 1857 के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन हो जाएगा या वायस राय कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कैनिंग। और रिपन की बात करें तो 1883 में एल्बर्ट विल रिपन के समय आता है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के समय आता है। और भारतीय समाज का उद्धारक भी कहा जाता है इसको। और प्रथम और क्या कहते हैं इसको, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं रिपन को। कर्जन के समय क्या हुआ था, तो कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था। डफरिन की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय होती है, वो होती है डफरिन के समय। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमसे पूछा प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय आता है, तो वो आता है रिपन के समय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। तो राजभाषा से कौन सा भाग संबंधित हो जाएगा, तो राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है। तो राजभाषा की बात कर लेते हैं। तो राजभाषा का उल्लेख हो जाएगा भाग 17 में। तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख हो जाएगा। और किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक भारत की राजभाषा का उल्लेख हो जाएगा। भारत की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा का उल्लेख हो जाएगा। भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में क्या लिखा है, संघ और राज्य की लोक सेवाओं का प्रावधान। संघ और राज्य की लोक सेवाओं का प्रावधान, जैसे कि यूपीएससी, आरपीएससी, इनका प्रावधान किसमें हो जाएगा, भाग 14 में। भाग 18 की बात करते हैं। भाग 18 में क्या है, तो आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधान। 352 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या हो जाएगा, 360 में हो जाएगा वित्तीय शासन या वित्तीय आपात, सॉरी वित्तीय आपात हो जाएगा 360 में। तो ये हो जाएगा भाग 18 को। भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान। भाग 15 की बात करें तो चुनाव आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, भाग 15 से। तो चुनाव आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, भाग 15 से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम बताइए। तो मगध साम्राज्य पर 4 वंश शासन करते हैं। तो उनकी ट्रिक भी बनाई है मैंने। तो उनकी ट्रिक हो जाएगी हंसना मना है। तो उनकी ट्रिक क्या हो जाएगी, हंसना मना है। तो हंसना मना है, ये हो जाएगी इसकी ट्रिक। हंसना मना है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। पहला वंश कौन सा होता है, वो हो जाएगा हर्यक वंश। पहला वंश कौन सा हो जाएगा, हर्यक वंश हो जाएगा पहला वंश। और दूसरा वंश कौन सा हो जाएगा, दूसरा वंश हो जाएगा शिशुनाग वंश। तीसरा वंश कौन सा हो जाएगा, तीसरा वंश हो जाएगा नंद वंश। तो चौथा वंश कौन सा होगा, चौथा वंश हो जाएगा मौर्य वंश। तो ये 4 वंश ने शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। हंसना मना है, हंसना मना है। आपको इस क्वेश्चन से ऐसे याद कर सकते हो। तो पहला राजवंश कौन सा हो जाएगा, पहला राजवंश हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हर्यक वंश के संस्थापक की, कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात करें तो वो हो जाएंगे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, शिशुनाग ही हो जाएंगे। मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे। नंद वंश की बात करें, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो हो जाएंगे महापद्म नंद। तो वो कौन हो जाएंगे, महापद्म नंद। इनको भी आपको याद रखना है।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? तो वो हो जाएगी राजस्थान। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी राजस्थान की। लगभग 52 के समथिंग हो जाएगी, लगभग 52 के समथिंग महिला साक्षरता दर हो जाएगी, जो सभी राज्यों से कम है। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी राजस्थान की। और सबसे अधिक किसकी है? तो वो हो जाएगी केरल की। सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी केरल की। केरल की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल साक्षरता दर किसकी अधिक है? तो ओवरऑल साक्षर में केरल फर्स्ट पे हो जाएगा, केरल फर्स्ट पे हो जाएगा ओवरऑल साक्षरता में। और सबसे निम्न साक्षर की बात करें तो वो हो जाएगा बिहार। निम्न साक्षरता की बात करें तो वो हो जाएगा बिहार। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, महिला साक्षरता दर की बात नहीं कर रहा हूँ। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर, किस राज्य में महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर के मध्य गैप सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर के मध्य गैप सर्वाधिक है, वो हो जाएगा राजस्थान। इसमें भी राजस्थान टॉपर है महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर है लगभग 52 के समथिंग। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? लगभग 79, लगभग 79 है 80 के समथिंग। 79 है 80 के समथिंग है पुरुष साक्षरता दर, जो बहुत अधिक गैप है, जो चिंता का विषय होना चाहिए राजस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना किसकी राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो वियना किसकी राजधानी होगी और सबसे बड़ा शहर होगा? वो हो जाएगी ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की होगी, ना कि ऑस्ट्रेलिया की। बहुत से बच्चे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में फ़र्क नहीं समझते हैं, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया समझते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। आपको इन दोनों को याद रखना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ऑस्ट्रिया की वियना, इन दोनों को याद रखना है। अब बात करें और अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करनी है ओपेक की। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा वियना में। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? वियना में हो जाएगा। बात करें रूस की राजधानी की। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगी। स्पेन की क्या राजधानी हो जाएगी? तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड स्पेन की राजधानी हो जाएगी। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? दमिश्क सीरिया की राजधानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ। तो ये हो जाएगा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये किस झील पर है? ये हो जाएगा लोकटक झील पर। वो कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी लोकटक झील। बुलट झील की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी बुलट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलट झील हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में।